लिखिए मुगल शासन व्यवस्था। ध्यान से अच्छा सा नोट्स बनाना, ये छोटा सा नोट्स बनेगा। मुगल शासन व्यवस्था अर्थात मुगल गवर्नेंस सिस्टम। गवर्नेंस सिस्टम, तो एक गवर्नेंस जो हो रहा है वो किन्हीं पोस्ट के माध्यम से होगा, कुछ पदों के माध्यम से होगा। अब मुझे बताइए, सबसे बड़ा पद तो सुल्तान का ही होता था, यानी कि जो बादशाह है, जो राजा है, सबसे बड़ा पद तो उसी का था। तो वो हैरारकी हमको समझनी है कि उस पद के नीचे कौन था, उसका क्या कार्य था, उस पद के नीचे क्या था, उसका क्या कार्य था। और ये पहले केंद्रीय स्तर का समझेंगे, फिर उनका राज्य स्तर का हम समझेंगे यानी प्रांतीय स्तर का, फिर सूबे के स्तर का समझेंगे, और फिर परगना स्तर का समझेंगे। 4 लेयर में इसको मुख्यतः बांटा जाता है। क्या कहा मैंने आपसे? जैसे इनका शासन था, तो शासन एक तो केंद्र स्तर पर आपका पद होते थे, यानी कि सेंट्रल लेवल पर, और केंद्र के बाद में होते थे इनके कौन से? सूबे, प्रोविंसेस। और प्रोविंसेस के बाद में क्या होता था इनका? सूबे के बाद में आपका प्रांत होते थे, प्रांत होते थे, और प्रांत के बाद में इनका होता था परगना। आज का अगर हम इसको समझे तो कैसे कहेंगे? तो सेंट्रल तो आप सब समझते हैं, यानी कि आपका देश स्तर का। सूबे से मतलब होता था स्टेट लेवल पे, स्टेट। समझ लो पहले इस चीज को, तब लिखना। प्रांत का मतलब क्या होता था आपका? स्टेट में क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, अर्थात जिला स्तर पर। और परगना क्या होता था? ये होता था आपका जो तहसील होती है, तहसील, परगना स्तर पर। और इसके नीचे होते थे गांव, क्या होते थे? ग्राम स्तर पर, विलेज लेवल पर। आज भी यही चलता है ना? ये हायरार्की क्या है उसको समझना है बड़े अच्छे से, ठीक है? लिखना ध्यान से। पहली चीज लिखे, सबसे पहले नोट बनाना, केंद्रीय शासन व्यवस्था। केंद्रीय केंद्रीय शासन व्यवस्था, केंद्रीय शासन व्यवस्था। सेंट्रल पद था, पहले नंबर पे इसमें आता था मुगल बादशाह। जो भी मुगल बादशाह हो, मुगल बादशाह आप किसी को भी इमेजिन कर सकते हैं। मुगल एम्परर, मुगल एम्परर के नीचे होते थे उसके मंत्री, मिनिस्टर्स। मंत्री अर्थात उसके मिनिस्टर्स। और ये जो मिनिस्टर्स होते थे, इन मिनिस्टर्स के नीचे, आप समझ लो मिनिस्टर्स कितने प्रकार के थे, इन्हीं को हमको समझना है। तो इन मिनिस्टर्स में सबसे बड़ा पद कौन सा होता था? सबसे बड़ा पद इसमें होता था आपका प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कहें या उसको वकील ए मुतलक भी कहा जाता था। वकील ए मुतलक, वकील ए मुतलक कहिए, या इसको वजीर भी कहा जाता था, वजीर। इसका क्या कार्य था? सभी मंत्रियों का प्रधान होता था ये, सभी मंत्रियों का प्रधान। लेकिन किससे एक पोस्ट नीचे है? सभी मंत्रियों का प्रधान, अर्थात प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को हम बोलते हैं वकील ए मुतलक, वकील ए मुतलक। और इसी को हम वजीर भी कहते हैं। और इसका क्या पोस्ट होता था आपका? हेड ऑफ ऑल मिनिस्टर्स, हेड ऑफ ऑल मिनिस्टर्स, सभी मंत्रियों का प्रधान। दूसरा पोस्ट होता था प्रधानमंत्री के नीचे आपका मीर बख्शी। तो दूसरा ऊंचा मतलब सेकंड हायर पोस्ट इसको कहा मीर बख्शी। और मीर बख्शी का क्या काम होता था? आगे लिखना। मीर बख्शी का कार्य होता था सेना विभाग का प्रधान, यानी सुल्तान की जो भी सेना होगी उसमें सबसे बड़ा जो पद होगा सेना विभाग का प्रधान। जैसे आज आर्मी में सबसे बड़ा पोस्ट कौन सा होता है? देश की आर्मी में सबसे बड़ा पोस्ट कौन सा होता है? जैसे आप कहोगे भैया जितने हमारे यूटी है, यूनियन टेरिटरी हैं, उन सभी में कानून व्यवस्था के लिए, वहाँ की जो पुलिस व्यवस्था उसको देखने के लिए होता है कमिश्नर। जितने भी हमारे राज्य हैं उन सभी राज्यों में कौन होता है? डीजीपी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है। तो ये तो स्टेट का हो गया।
अगर मैं केंद्रीय स्तर पे बात करूं तो केंद्रीय स्तर पर भी हमारी सेनाएं हैं। तो आपका जो थल सेना है, यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और नेवी, और बाकी जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, तो उनके एक चीफ होते हैं। लेकिन पहले क्या होता था मुगलों के समय पे, जो सेना है सारी, उसका एक सबसे बड़ा पद होगा मीर बख्शी। भैया सीडीएस होता, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। बहुत शानदार, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मीर बख्शी जब पूछा करूं उसको आप आंसर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ आप कॉमन समझ रखते हैं। सेना विभाग का प्रधान, सेना विभाग का प्रधान मतलब हेड ऑफ आर्मी डिपार्टमेंट, हेड ऑफ आर्मी डिपार्टमेंट। इसके बाद में जो तीसरा पद होता था उसको बोलते थे सद्र उस सद्र। थर्ड वन, तीसरे नंबर का पोस्ट कौन सा होगा? तीसरे नंबर का पोस्ट था सद्र उस सद्र, सद्र उस सद्र, सॉरी, सद्र उस सद्र। और सद्र उस सद्र का क्या काम था? इसके देखो कई काम थे। एक काम हम बोलें कि कभी भी कोई धार्मिक मामला होता था तो उस पर ये बादशाह को सलाह देता था, किसी भी रिलीजियस मैटर पर। पहला काम लिखें, धार्मिक मामलों में, धार्मिक मामलों में बादशाह को सलाह देना, बादशाह को सलाह देना, सलाह देना, बादशाह को ये सलाह देंगे। एडवाइजर टू एम्परर रखा था इनको। देखो आप सबको पता होगा, राजा अपनी भूमि से लगान लेते थे या नहीं, राजस्व वसूलते थे, हाँ या ना? आप कहोगे हाँ जी भैया। लेकिन राजा कभी कभी क्या करते थे, जैसे जो उनको लगता था कि ये हमारे लिए मतलब एक दया के पात्र है या हमारी तरफ से इनको कोई मदद जानी चाहिए, तो कई बार वो लगान मुक्त भूमि भी गिफ्ट करते थे, या कई बार भूमि का दान भी करते थे। जैसे अकबर के समय पे मैं आपको बताऊं, अकबर ने जो चौथे गुरु थे रामदास जी, उनको 500 बीघा जमीन दी थी। अब क्या उस 500 बीघा जमीन से अकबर टैक्स लेगा? आप कहेंगे नहीं। या अन्य कोई उसने ऐसी भूमि दे दी जिससे वो लगान न लेता हो, इन सबको कहा जाता था लगान मुक्त भूमि। तो लगान मुक्त भूमि का जो लेखा जोखा रखता था, यानी कि आपका अगर मैं कहूँ रेवेन्यू फ्री लैंड जो होती थी, उसकी जो अकाउंटिंग करता था वो सदर उस सदर करते थे। अब मेरा कुछ पुराने साथियों से प्रश्न होगा जो पढ़ चुके होंगे, मुगलों के समय पर लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता था? ये अच्छा प्रश्न है, बहुत बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो क्या कहेंगे? दूसरा काम इसका क्या था? दूसरा काम था इसका लगान मुक्त भूमि का निरीक्षण, लगान मुक्त भूमि का निरीक्षण, निरीक्षण, इंस्पेक्शन ऑफ, इंस्पेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्री लैंड, रेवेन्यू फ्री लैंड। यहीं पे आपको याद रखना है, इस रेवेन्यू फ्री लैंड को कहा जाता था सयूरगल या फिर आपका मददे मास। लिखें, मददे मास, रेवेन्यू फ्री लैंड, इसी को क्या बोलते थे हम? यानी लगान मुक्त भूमि। इसी का नाम होता था आपका क्या? सयूरगल इसको कहें, या तो सयूरगल या मदद ए मास, मदद ए मास इसको कहा जाता था। ये क्या हो गई? लगान मुक्त भूमि हो गई। लेकिन कई बार याद रख लेना, ऐसा भी होता था कि जिस भूमि से जो रेवेन्यू लिया जाना चाहिए था उसके अतिरिक्त भी रेवेन्यू उस पर लगा देते थे। एक प्रश्न बड़ा अच्छा बनता है, मुगल साम्राज्य के तहत भूमि पर लगने वाले अतिरिक्त कर को क्या कहा जाता है, जो एडिशनल टैक्स लग जाता था? याद रख लेना, यहीं पर लिख लेना। ये तो हो गया सयूरगल, सयूरगल, मदद ए मास, मदद ए मास। भूमि पर जो अतिरिक्त कर होता था उसको क्या बोलते थे? एडिशनल टैक्स ऑन लैंड, अतिरिक्त कर, उसको कहा जाता था आपका
अव्वाव, 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 याद रखेंगे। तो सदर और सदर के दो प्रमुख कार्य ये थे। चौथा पोस्ट होता था इसमें वरीयता क्रम में, वो होता था मुख्य काजी। आप बताओ, काजी तो मैं आपको समझा चुका हूं कि ये किस विभाग से संबंधित था। तो मुख्य काजी होता था मुख्य न्यायाधीश, केंद्र स्तर पे बात कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश, तो आज मुख्य न्यायाधीश कौन है, सबसे प्रमुख न्यायिक पद कौन सा है देश में? तो आप कहेंगे चीफ काजी का जो पोस्ट होता था, इसको आज हम कंपैरिजन कर सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो इसके सबके कार्य क्या हो गए? मुख्य काजी मुख्य न्यायाधीश होता था, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये न्यायिक कार्य इसके होते होंगे। न्यायिक कार्य, जुडिशियल फंक्शंस होते थे, चीफ जस्टिस यही होता था। क्या बोलेंगे? जुडिशियल फंक्शंस, जुडिशियल फंक्शन। इसके बाद में होता था मुख्य काजी के बाद में मुहतशिब। मुहतशिब भी हमने आपको पढ़ाया था, बताओ किस शासक के समय पर मुहतशिब? तो मैंने कहा था जब औरंगजेब ने बहुत सारी आपका जो कस्टम्स थे, रिचुअल्स थे, उनको बंद करा दिया। बहुत सारे रीति रिवाजों पर जब औरंगजेब ने रोक लगा दी, क्योंकि वह चाहता था कि जो कानून आपका चले वो शरीयत के अनुसार चले। का आपका अगर हम कहें तो जो कुरान है उसके अनुसार चले। तो जब उसने देखा कि क्या सब इसका पालन भी कर रहे हैं या नहीं, इसको भी नज़र में रखना होगा, तो इसके लिए उसने मुहतशिब को अपॉइंट किया था। मुहतशिब को अपॉइंट किया था, और मुहतशिब का फिर कार्य क्या हुआ? जो मुहतशिब था, इसको लिखना, मुहतशिब का कार्य ये रहा कि लोग, प्रजा का जो आचरण है वो कैसा आचरण कर रही है, प्रजा के आचरण की देखभाल का कार्य था। आचरण की देखभाल करता था आपका, प्रजा के आचरण की देखभाल, लुकिंग आफ्टर द कंडक्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। लुकिंग सब्जेक्ट यानी कि प्रजा, प्रजा किस तरह का आचरण, क्या उनको नियमों को मान भी रही है या नहीं, जो औरंगजेब के थे उस समय पर। मीर ए सामा होता था इसके बाद में, मीर ए सामा। मीर ए सामा जो पद था साथी, ये था महल की दैनिक आवश्यकताओं के लिए। भाई महल में दिन रोज की जरूरतें होती होंगी या नहीं, हाँ या ना? दैनिक आवश्यकताओं के लिए वहां पे खाना भी चाहिए, आवश्यकताओं के लिए साफ सफाई भी चाहिए वहां पर। और एक काम उसको और दिया गया था, अगर कोई व्यापार हो रहा है या कोई वाणिज्य हो रहा है, तो उस कारखानों की देखभाल भी यही करेगा। प्रश्न पूछा जाएगा, मुगलों के समय कारखानों की देखभाल का कार्य किस अधिकारी के पास में था? कारखानों की देखभाल, सॉरी, कारखानों की देखभाल, ये कार्य भी किसके पास में था? ये कार्य था आपका मीर ए सामा के पास में। मीर ए सामा, मीर ए सामा। क्या हो गया आपका, बोलेंगे डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ पैलेस। एक कार्य तो ये प्रमुख कार्य हो गया मीर ए सामा का, ठीक है। लिखेंगे इसको, जब लिख लेंगे तो थम्स अप कर देंगे, वैसे आपने साथ में ही लिखा होगा। सर ऐसा क्यों है कि बाकी रिलीजन से मुस्लिम रिलीजन थोड़ा कट्टर है? ये तुलना आप ही कर रहे हैं ना इस बात को, अब इस पे तो काफी कुछ कहा जा सकता है। थम्स अप करो कि हाँ भैया अपने विचार प्रस्तुत करो, और हम थोड़ा सा दर्शन रखेंगे उस पर, और हम सोचेंगे उस एक चीज। लिखो पुट, लिखो पुट कमेंट में, पुट, पुट योर थॉट्स। आप इस पर अपने विचार रखें, आप क्या सोचते हैं। जरूरी नहीं है जो मैं सोचूं वही आप सोचे। तो क्या बोलेंगे, मीर ए सामा, फिर आता है मीर ए आतिश, EFG, मीर ए आतिश। आतिश वर्ड का सब आप कहाँ पे समझते हैं? आप कहोगे भैया फायर वर्क्स। मीर